हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है जिसके अंदर कोर्ट ने डिसाइड किया था कि बेसिकली पार्लियामेंट के पास क्या राइट है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का कि नहीं करने का। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम केस के ब्रीफली फैक्ट्स देख लेते हैं। दो ब्रदर्स थे पंजाब के, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ। इनके पास 500 एकड़ की फार्मलैंड थी। अब गोलकनाथ ब्रदर्स को बताया गया सरकार के द्वारा कि आप सिर्फ 30 एकड़ लैंड ही अपने पास रख सकते हो। ठीक है। पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट पास कर दिया था पंजाब गवर्नमेंट में, जिसके तहत जो बाकी की रिमेनिंग लैंड थी वो अब गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी अकॉर्डिंग टू दैट न्यू लॉ। यहाँ पे पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के अंदर ही ये लिमिटेशन इम्पोज की गई थी कि लैंड को आप कोई भी पर्सन अगर ओनरशिप कर रहा है कोई लैंड की या वो ओन कर रहा है तो वो एक लिमिटेशन सेट कर दी। उस लिमिटेशन से ऊपर वो कोई भी पर्सन लैंड नहीं रख सकता अपने पास। जो भी लैंड होगी वो सरकार के पास चली जाएगी। गोलकनाथ फैमिली ने इसी लॉ के तहत यहाँ पे अपोज किया पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एंड साथ ही साथ उनका केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ 1965 में। अब यहाँ पे गोलकनाथ फैमिली ने जो चैलेंज किया इस एक्ट को किस बेसिस पे किया था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ के तहत एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 31। यहाँ पे हम पुराने केस की बात कर रहे हैं, 1965 के केस की बात कर रहे हैं, तो तब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन आज की डेट में ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बाय 44th अमेंडमेंट इसको हटा दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। बट इसीलिए हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि 1965 का केस है। उस टाइम पे तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, एंड उसी राइट को वायलेट करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने गोलकनाथ ब्रदर्स की प्रॉपर्टी को ले लिया था। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या रखी थी पेटिशनर ने। जो गोलकनाथ थे उन्होंने असर्ट किया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस करने हैं आप फंडामेंटल राइट्स में नहीं कर सकते, और अगर आप करते भी हो तो वो सब्जेक्ट होंगे जुडिशियल रिव्यू के अंडर आर्टिकल नंबर 13। कोर्ट उन चेंजेस को जुडिशली रिव्यू कर सकती है और चेक कर सकती है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट के कोई आर्बिट्रेरी एक्शंस तो नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन अगर किया जाता है तो जुडिशरी की ये ड्यूटी है कि उन आर्बिट्रेरी एक्शन से लोगों को या इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे पेटिशनर ने और क्या क्या कंटेंशंस रखी थी कि जो फंडामेंटल राइट है वो इनवायलेबल है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, एंड यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई करें और चेंज करें। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 13 किया गया। यहाँ पर ये बोला गया कि जो लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 में दी गई है उसके अंदर अमेंडमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो अमेंडमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड है, इस वजह से ही अमेंडमेंट्स जो पार्लियामेंट करती है उन अमेंडमेंट्स का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एंड लास्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया कि गोलकनाथ जो है फार्मर्स थे, एंड यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन लिया। तो यहाँ पर उन्होंने साइड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट्स करके ही कई सारे राइट्स को इंक्लूड किया है फंडामेंटल राइट्स में, तो उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि उन्होंने डिबेट्स जो करी हैं और कई सारे डिस्कशंस के बाद ही ये फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है ना, तो हमें उस चीज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने क्या क्या बोला, तो रिस्पोंडेंट ने क्या क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स पे एम्फेसिस तो दिया लेकिन साथ ही साथ हमें फ्लेक्सिबल भी रहना है। तो यहाँ पे एक सॉवरेन अथॉरिटी है पार्लियामेंट, उनके पास पूरी पावर है कि वो अमेंड करना चाहती है तो कर सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने रिस्पोंडेंट ने यही बात बोली कि सॉवरेन जो पावर है पार्लियामेंट है उनके पास अमेंडमेंट करने की पूरी पावर होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अगर हमें गवर्नेंस करना है अच्छे तरीके से और यहाँ पे हमें सोशल नीड्स को पूरा करना है तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, चेंज के हिसाब से चेंज होने में ही फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट था फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि अमेंडमेंट के जरिए हम यहाँ पे कोई भी जो कंटेम्प्रेरी चेंजेस हैं फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंगली, हम उनके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं, तो हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसी चीज को बोला कि अमेंडमेंट के जरिए जो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है ना
उनको ही यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। एंड साथ ही साथ ये पब्लिक विल को भी रिफ्लेक्ट करता है। जो भी पार्लियामेंट अमेंड करेगी वो एक पब्लिक विल को ही दिखा रही है अपने अमेंडमेंट के जरिए। एंड लास्ट इन्होंने बोला कि जो जुडिशियल लिमिटेशंस हैं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है किसी भी अमेंडमेंट का, जो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी, एंड स्पेसिफिकली अगर वो लॉ उन्होंने शेड्यूल 9 के अंदर रख दिया तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता उन चीजों का जो शेड्यूल 9 के अंदर है। एंड जो पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया था जिसके तहत गोलकनाथ ब्रदर्स की प्रॉपर्टी ली गई थी, उस लॉ को भी पार्लियामेंट ने शेड्यूल 9 के अंदर रख दिया था। सो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला लिमिटेशन है पार्लियामेंट के ऊपर कि लिमिटेड पावर ही है उनके पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। मैक्सिमम या एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। और साथ ही साथ जो भी अमेंडमेंट करेगी पार्लियामेंट वो सब्जेक्ट टू होंगे आर्टिकल 368 के, और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू के। मतलब जो भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में किया जा रहा है वो जुडिशियल रिव्यू किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2, एंड वो लॉ की डेफिनेशन में ही आएंगे। तो अमेंडमेंट्स को लॉ ही माना अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। एंड साथ ही साथ कोर्ट ने प्रपाउंड करा प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग की डॉक्ट्राइन को। 6:5 रेशो का जजमेंट था जिसमें चीफ जस्टिस के सुब्बा राव ने लेट डाउन किया फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पर गोलकनाथ के केस को रेफर किया गया था केशवानंदा भारती केस में, एंड अकॉर्डिंगली केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को प्रपाउंड किया था। तो गोलकनाथ केस को ही साइट किया गया था केशवानंदा भारती केस में भी। सो पार्लियामेंट्री पावर के ऊपर एक लिमिट लगा दी, जुडिशियल रिव्यू को एक मंजूरी दे दी और ग्रीन सिग्नल दिखा दिया कि हाँ जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और साथ ही साथ मेजॉरिटी ओपिनियन था, ये भी मैंने आपको बता दिया। डिसेंटिंग जजेस का एक फ्लेक्सिबल व्यू था कि पार्लियामेंट्री पावर को लेके कि उनके पास पावर होनी चाहिए, लेकिन उसको सुप्रेस कर दिया गया था। अब पर्सपेक्टिव ओवररूलिंग क्या है? सो जो जजमेंट है उन्होंने पर्सपेक्टिव ओवररूलिंग को इंट्रोड्यूस किया, प्रपाउंड किया और बोला कि जो भी कॉन्सेप्ट होता है या ये जो जजमेंट है ये अप्लाई होगी उन रूल पर जो फ्यूचर में केसेस आएंगे। जो भी फ्यूचर में केसेस आएंगे उन्हीं फैक्ट्स पर या उन्हीं पर ही अप्लाई होगा, विदाउट अफेक्टिंग द प्रीवियस जजमेंट्स। अब हम प्रीवियस जजमेंट्स को नहीं उठाएंगे वापस से और फिर उन पर अप्लाई करेंगे ये चीज, तो एक क्योस खड़ा हो जाएगा, एक लीगल अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए लीगल स्टेबिलिटी भी चाहिए। नए केसेस ऑलरेडी हमारे पास इतने ज्यादा है, पुराने केसेस को भी अगर हम ऑलरेडी वापस से खोल देंगे तो बहुत ज्यादा एक क्योस क्रिएट हो जाएगा, तो हमें वो चीज नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, जो भी केस आता है वो लैंडमार्क है, उसके लीगल प्रिंसिपल्स कुछ नए प्रपाउंड करे हैं तो वो फ्यूचर डेट से ही अप्लाई होगा। दैट मीन्स वो फ्यूचर में जो नए केसेस आएंगे उन पर ही अप्लाई होगा। जैसे कि बीएनएस आया था, बीएनएस में भी 1 जुलाई 2024 से आया, तो वहां पे बोला कि भाई जो भी 1 जुलाई 2024 के बाद के केसेस होंगे, जो भी बाद में फाइल किए जाएंगे उस पर ही बीएनएस अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले के जो केसेस होंगे वो आईपीसी से डील करे जाएंगे। इसके बाद एक फाउंडेशन भी लेट डाउन कर दिया गया केशवानंदा भारती के केस के लिए। जैसे कि मैंने बताया ये जो गोलकनाथ का केस है इसने इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर में कई सारे और केसेस भी आए थे कोर्ट के सामने, उनमें भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गोलकनाथ के केस ने। एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो प्रपाउंड की गई थी वो गोलकनाथ के केस के फाउंडेशन के बेसिस पर ही था। इसके बाद गोलकनाथ के केस ने इन्फ्लुएंस किया बाकी के अदर केसेस को भी। केशवानंदा भारती का तो मैंने बताया ही है, साथ ही साथ मिनर्वा मिल्स केस, इंदिरा गांधी इलेक्शन केस, इसके अंदर भी यहाँ पे गोलकनाथ के केस को साइड किया गया था। साथ ही साथ एक लीगल प्रेसिडेंट भी सेट किया गोलकनाथ के केस ने। यहाँ पे बताया गया कि जो अमेंडमेंट है वो इन्फ्रिंज अगर कर रही है फंडामेंटल राइट को तो वो वॉइड होगी अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। सो ये था हमारा पूरा समरी ऑफ गोलकनाथ केस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।